एक 25 वर्षीय युवक जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई थी 15 दिन पहले, उस व्यक्ति की लाश एक खेत में लहूलुहान हालत में मिलती है। उसे किसी ने गर्दन के पीछे गोली मारी होती है। एक राहगीर वहां से गुजर रहा होता है और देख कर के घटना की जानकारी पुलिस में दी जाती है। पुलिस में जानकारी देने के बाद जब परिजनों को बताया जाता है तो पता चलता है उस व्यक्ति की शादी हाल ही में 15 दिन पहले हुई थी। घर में खुशियों का जो माहौल था अचानक से मातम में बदल जाता है। मातम में पसरा सारा माहौल अब सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर क्यों, कब, कैसे हुआ। अभी अभी जिस घर में शादी हुई थी, जश्न मनाया जा रहा था, वो अचानक से मातम में कैसे बदल गया और जिस लड़के की शादी हुई थी वही मौत के घाट कैसे उतर गया। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ आपका अपने चैनल ज्योति क्राइम की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरठ की एक जो घटना थी मुस्कान रस्तोगी और सौरभ की, वो घटना अभी थमने का नाम नहीं लिया था। विवादों में चल ही रही थी कि एक और उत्तर प्रदेश के औरैया से एक और घटना सामने आती है। एक 25 वर्षीय दिलीप कुमार का शव एक खेत में पड़ा हुआ मिलता है, जहां से एक राहगीर जा रहा होता है और जाते वक्त जब देखता है तो लहूलुहान हालत में उस पड़े व्यक्ति को देखकर पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है। छानबीन करने पर उस व्यक्ति का नाम पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम दिलीप यादव है, जिसकी हाल ही में अभी 15 दिन पहले शादी हुई है। पुलिस वाले परिजनों को इत्तला करते हैं। परिजन आते हैं, देखते हैं। देखने के बाद हत्या की आशंका जताई जाती है और हत्या की आशंका के बाद केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस उस केस के मामले की छानबीन में जुट जाती है। जब केस की छानबीन की जाती है तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। देखा जाता है कि कन्नौज के उमरदा में जो उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, वो उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, खंगाला जाता है, अपनी तरफ से छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि उसमें कुछ संदिग्ध लोगों की मिलने की आशंका होती है। उसमें से एक व्यक्ति दिलीप कुमार को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। बस फिर क्या था, पुलिस सीधा जाती है, उस व्यक्ति को उठाती है और अब मामला सबके सामने था। हमलावर बताता है कि उसके साथ वो अकेला नहीं है, उसे तो सिर्फ सुपारी दी गई थी उस व्यक्ति को मारने की। वो सिर्फ प्लान का एक मोहरा था जिसे पैसे देकर दिलीप कुमार की हत्या का काम दिया गया था। अब उनसे पूछताछ की जाती है कि ये सारा मामला किसने कहा और तुमसे किसने उसकी हत्या करने के लिए कहा। तो जैसे ही नाम सामने आता है, सुनकर के सबके होश गुम हो जाते हैं। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने मुझे पैसे दिए थे। सुपारी के नाम पर मैंने 2 लाख एवज में मांगे थे और मुझे 1 लाख नगद मिले। अब तुरंत से अनुराग को और प्रगति को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। तीनों अब पुलिस की हिरासत में होते हैं। पत्नी प्रगति और अनुराग और साथ में रामजी नागर, जो कि एक शूटर था, जो सुपारी लेकर के हत्या किया करता था। अब उनसे मामला पूछा जाता है, कहानी पूछी जाती है तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि प्रगति बताती है कि भाई ने जबरन मेरी शादी करवा दी थी। भाई ने जबरन मेरी शादी करवा दी थी क्योंकि मैं अनुराग उर्फ मनोज से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और मेरे घर वालों को ये प्रेम संबंध पसंद नहीं था और वो उसके खिलाफ थे। और भाई को जैसे ही पता चला कि मैं अनुराग से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तो भाई को ये गवारा नहीं हुआ कि हमारी बहन किसी और से प्रेम करती है और हमारे खिलाफ जा कर के विवाह रचाना चाहती है। बस इसी बात की वजह से भाई बहन में झगड़ा हुआ। लेकिन क्या कर सकते थे, भाई ने घर की इज्जत संभालने के लिए घर के मामले को अपने बहनेऊ
अपने बहनों संदीप कुमार, जहां पर उसकी बड़ी बहन की शादी होती है, उनके पति का नाम होता है संदीप कुमार और उन्हीं के छोटे भाई होते हैं यानी उनकी बहन के देवर दिलीप कुमार, उनसे उसकी शादी तय कर दी जाती है और गत 5 मार्च को उसकी शादी कर दी जाती है। अब प्रगति शादी करके तो चली जाती है, 5 दिन जैसे तैसे ससुराल में रहती है और रस्मों का हवाला देकर वो वापस आ जाती है। वापस आने के बाद अपने प्रेमी अनुराग को फ़ोन करती है, उससे व्हाट्सएप पे संपर्क में रहती है, उससे बातचीत करती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मैं उससे साथ नहीं रहूँगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। घर वालों ने जबरन शादी तो करा दी लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। अंततः दोनों प्लान करते हैं क्यों ना हम उसे रास्ते से हटवा दें। तो क्या किया जाए, तो एक शार्प शूटर होते हैं, उन्हें रामजी नागर के नाम से उसे फ़ोन मिलाया जाता है और उससे उसकी सुपारी दी जाती है। उसकी एवज़ में वो उनसे 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब प्रगति के पास मुंह दिखाए के पैसे थे और कुछ गहने थे, वो उनको बेचती है और 1 लाख रुपए नगद उनको दे देती है। 1 लाख रुपए काम होने के बाद देने की बात तय होती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और प्लानिंग के अनुसार प्रगति अपने पति दिलीप कुमार को फ़ोन करती है और फ़ोन पर सही जानकारी जुटाने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है, कब है, क्या कर रहा है और वो सारी खबर अपने प्रेमी अनुराग को दे रही होती है और अनुराग शार्प शूटर्स को दे रहे होते हैं। शार्प शूटर्स ने पूरी प्लानिंग की हुई होती है। वो एक होटल में ठहरते हैं। जो दिलीप कुमार होते हैं वो एक बहुत बड़े व्यवसायी के बेटे होते हैं, तो वो काम के सिलसिले में कन्नौज के आसपास आते जाते रहते हैं और उनकी लोकेशन खुद प्रगति अनुराग को देती है। अनुराग जो रामजी नागर होते हैं शूटर्स, उनको देते हैं। अब जो दिलीप कुमार थे वो कन्नौज किसी काम से गए हुए थे, होटल में ठहरे हुए थे। वहीं पर एक शार्प शूटर उस व्यक्ति को यानी दिलीप कुमार को कहता है कि मेरी जो कार है वो पानी में फंस गई है, कृपया मेरे साथ चलकर उसे निकलवा दो। बातों ही बातों में वो उसे अपने साथ ले जाता है और ले जा करके थोड़ी सी दूर होटल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर ले जा करके सिर पर गोली मारी जाती है और उसे मृत समझकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब जो दिलीप कुमार होता है वो मरा नहीं होता है, वो जीवित होता है और वो लाश समझकर उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के बाद कुछ समय बाद एक राहगीर होते हैं, वो वहाँ से जा रहे होते हैं और वहाँ पर दिलीप कुमार की लाश को देखकर डर जाते हैं। डरने के बाद वो शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं ताकि आसपास के जो लोग हों वो उनके आसपास आ जाएं और आकर के उसकी मदद करें। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है, तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद लाश को कब्जे में लिया जाता है और तुरंत आनन फानन में बिधुना के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया जाता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, इसकी वजह से उसे सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले जाया जाता है और अंततः उसे आगरा ले जाया जाता है। लेकिन गत 21 मार्च की रात को उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मर जाता है। लेकिन अब बात थी कि ऐसा हो क्यों रहा था, सिर्फ इसलिए कि प्रेम किसी और से, शादी किसी और से। लेकिन मासूमों की ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अगर शादी नहीं करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से मना कर दें, मर्ज़ी से उसे छोड़ दें या फिर तलाक ले लें, लेकिन किसी को मार देना ही एकमात्र कोई हल नहीं है। ऐसे ही मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ का कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। वहीं जयपुर में गोपाली ने अपने पति का कत्ल कर दिया क्योंकि वो भी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। और यहीं पर प्रगति ने अपने पति का कत्ल कर दिया, जो कि महज अभी उसकी शादी को 15 दिन हुए थे, उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी और उसने अपने हाथों को खूनों से रंग लिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि हमारा देश कहां जा रहा है, कैसा समाज है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो आप ना रहें।
सलाह मशवरा करें और आपस में अलग हो जाएं। ऐसे किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना तो सही नहीं है। इसी के साथ मैं ज्योति गौड़ आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।